हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और मैं हूं डॉक्टर वरदान सुमन और आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ ICMAI, दैट इज पेपर 11। आप लोग पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कस्टम्स, उसकी बात बाद में करेंगे। आज हम बात करने के लिए आए हैं अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसी के बारे में शुरू करते हैं कुछ बातें। तो जब भी हमें किसी चीज के बारे में जानना होता है, किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है या किसी पशु के बिहेवियर के बारे में जानना हो, तो हम सबसे पहले उसके अतीत के बारे में जानते हैं, है ना। हम उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है कि हमें उसके गुण अवगुण, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर जानने में मदद मिलती है। तो इससे पहले कि हम जीएसटी के बारे में जानना शुरू करें, हम एक काम करते हैं। हम देखते हैं कि जीएसटी की इंडिया में हिस्ट्री कैसे रही है। मतलब इंडिया में आने से पहले, इंडिया में जीएसटी आने से पहले, यानी 1 जुलाई 2017 से पहले क्या क्या कार्यक्रम हुए, क्या क्या इवेंट्स घटित हुए, जिससे कि आज हम जैसा जीएसटी पढ़ते हैं वैसा जीएसटी बना। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, फ्रांस की, यूएसए की, इंग्लैंड की, यूके की, तो यहां पर जीएसटी का कंसेप्ट नया नहीं है। जीएसटी का कंसेप्ट काफी पुराना है। फ्रांस जीएसटी का कंसेप्ट अडॉप्ट करने वाला पहला कंट्री था। लेकिन क्योंकि ये वैश्विक मांग है, वर्ल्ड ट्रेड की डिमांड है कि अगर आपको भी आगे बढ़ना है, तो जिस तरह से डेवलप्ड नेशन ने अपने यहां जीएसटी के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है, ऐसे ही आपको भी अपने यहां जीएसटी के कंसेप्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये बात भारत सरकार को उस समय ही पता लग गई थी जब भारत WTO का मेंबर बना था। लेकिन उस समय की सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि हम इंडिया में जीएसटी को फुल फ्लेज्ड इंट्रोड्यूस कर सकते। तो कैसे कैसे क्या क्या इवेंट हुए और कैसे आज का जीएसटी बना, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि जीएसटी का आइडिया पहली बार जब कागज पर आया, है ना। बात तो बहुत पहले से चल रही थी, मैंने आपको बताया, जब से भारत WTO का मेंबर बना था तब से बात चल रही थी। लेकिन WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे दुनिया के ट्रेड को चैनलाइज करता है, गाइड करता है ना। हम भी उसके हिस्सा हैं, हम भी उसके मेंबर हैं। बिना उसके मेंबर बने आप इंटरनेशनल ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसका हिस्सा बनना जरूरी था, हम बन गए। खैर, वो एक अलग बात है, किसी दिन उस पर भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि कैसे इंडिया WTO का मेंबर बना। बट यहां जो पहली बात है, यहां जो मुद्दे की बात है, वो क्या है? वो ये है कि इंडिया में पहली बार जब ये बात सरकारी रूप से डिस्कस हुई, तो कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में बात करते हैं। द आइडिया। यहां पर आपको एक पॉलिटिशियन की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। और ईयर 2000 में इन्होंने एक बाकायदा कमिटी सेटअप करी, जिसको कि एम्पावर्ड कमिटी कहा जाता है ना। एक्चुअली जब भी कोई नया कानून भारत में बनने वाला होता है, तो एक कमिटी बनाई जाती है ताकि वो कमेटी सरकार को इस बात के बारे में अवगत करा सके कि क्या ये कानून लाने का सही समय है या नहीं, और कानून अगर आएगा तो उसका बेसिक प्रारूप क्या होना चाहिए, है ना। फाइनल ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी, लेकिन एम्पावर्ड कमेटी को इसलिए बनाया गया ताकि वो स्टेट से भी बात करे, सेंटर से भी बात करे, डिस्कशन करे, और ये समझे और सरकार को भी समझाए कि क्या वास्तव में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जमाना आ चुका है, क्या इसे लाना बहुत जरूरी हो चुका है। तो एक कमेटी बनाई गई जिसको कि हम केलकर कमेटी के नाम से जानते हैं। यहां पर बताया गया है कि इनिशियली, है ना, जब कमेटी बनी और कमेटी ने बताया हाँ जी बनाया जा सकता है, तो तब भी जो डेट थी वो 1 अप्रैल 2010 तय हुई थी। सोचिए, 2000 में कमेटी बनी, है ना। उसके काफी दिन बाद जाकर ये बात पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने रखी, अभी उसकी भी बात करेंगे। तब भी ये तय हो गया था कि भाई अभी जल्दी से तो जीएसटी बनना बहुत मुश्किल है, इसके एस्टैब्लिशमेंट में, इसके इंप्लीमेंटेशन में करीब करीब 10 साल लग जाएंगे। तो एक कमेटी बनाई गई जिसको कि केलकर टास्क फोर्स कहा जाता है ना। ये है जस्टिस केलकर, और केलकर टास्क फोर्स ने
एक फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी, उन्होंने कहा भाई ऐसा जीएसटी नहीं चलेगा कि ये उत्तर प्रदेश का जीएसटी है, ये मध्य प्रदेश का जीएसटी है, ये दिल्ली का जीएसटी है, ऐसा जीएसटी नहीं चलेगा। अगर जीएसटी को इंप्लीमेंट करना ही है हिंदुस्तान में तो नेशनल बेसिस पर करना चाहिए। मतलब जो बात अभी चलती है, वन नेशन वन टैक्स, है ना, आजकल बहुत चलती है ना ये बात, वन नेशन वन टैक्स थ्योरी, कि भाई पूरे देश में एक समान टैक्स लगना चाहिए। उस समय क्या हो रहा था, जब ईयर 2000 में ये बात कही गई कि भाई नेशनल लेवल का एक जीएसटी कानून होना आवश्यक है, उस समय समस्या क्या थी कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आ रहा है तो उसको ये बात समझनी पड़ती थी कि वो किस स्टेट में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने वाला है, वो किस स्टेट में बिजनेस एस्टैब्लिश करने वाला है, और उस स्टेट के नियम कायदे कानून क्या है, क्योंकि हर स्टेट के नियम कायदे कानून अलग है, और टैक्स स्ट्रक्चर तो सबका ही अलग है, रिटर्न फाइलिंग के फॉर्मेट्स अलग हैं, रजिस्ट्रेशन के मेथड्स अलग हैं, रेट ऑफ टैक्स अलग है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स जा रहे हैं तो उसकी मैथोडोलॉजी अलग है, किस स्टेट से किस स्टेट को गुड्स जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। तो इंडिया में आकर बिजनेस करना आसान काम नहीं था। अगर आपको विदेशी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, इंडिया में बुलाना है, इंडिया में काम कराना है, तो आपको चाहिए एक टैक्स, वो भी नेशनल बेसिस का, जिसको कहा गया जीएसटी। ठीक है, दिस टास्क फोर्स मेड रिकमेंडेशन अपॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक कमिटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी कहा गया। ये कहा गया भाई ये जो कमिटी है ये सरकार के कमाने के तरीकों को और खर्च करने के तरीकों को रिव्यू करे। ऐसा कहा जाता था कि भाई सरकार के कमाने और खर्च करने के तरीकों में बड़ा झोल है, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत लूप होल्स है। तो ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तय की जा सके, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की जा सके, है ना। क्योंकि एक समय पर एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मैं सेंटर से 1 रुपया भेजता हूं तो बेनिफिशियरी के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। बहुत पुरानी बात है, 86-87 के आसपास की बात है। फिर यूपीए 2 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई हमने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हमने बिल्कुल देश को बदल के रख दिया है। अब हम सेंटर से 100 पैसे भेजते हैं, 1 रुपया भेजते हैं तो बेनिफिशियरी के पास 45 पैसे पहुंच जाता है। ये पहले 15 ही पैसे होते थे। मतलब सरकार को पहले 85 पैसे के बारे में पता नहीं होता था, लेकिन अब सरकार इतनी जागृत हो गई है, इतनी जागरूक हो गई है, इतनी महत्वपूर्ण, इतना मतलब इंटेलिजेंट हो गई कि सरकार को मालूम है कि 45 पैसे कहां जा रहे हैं, ये नहीं मालूम कि 55 पैसे कहां गए, है ना। तो ये अजीब बात चल रही थी। तो इसलिए ये कहा गया कि सरकार की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। तो ये जो कमेटी बेसिकली बनाई गई थी, जो बड़ी कमेटी थी जिसके अंदर ये एम्पावर्ड कमेटी काम कर रही थी, तो बड़ी कमेटी जो थी उसका नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, जिसके जस्टिस खेलकर चेयरमैन हुआ करते थे। खैर, कमेटी ने अपना काम कर दिया। कमेटी ने कहा भाई ये तो जरूरत की बात है, इस समय बहुत जरूरी है कि जीएसटी नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट की जाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक दूसरे पॉलिटिशियन की तस्वीर आ गई है ना। शायद आप पहचान भी रहे हो इन्हें, जी, ये पी चिदम्बरम है। इन्होंने अपनी 2006-07 की बजट स्पीच में, है ना भाई, 2000 में ठीक है अटल जी ने बना दी थी एम्पावर्ड कमेटी, लेकिन ड्राफ्ट या उसका फॉर्मेट या कुछ ऐसा अभी तैयार नहीं हुआ था। हाँ, ये तय था कि सरकार जो है जीएसटी की तरफ कदम बढ़ा रही है, बट पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में जीएसटी का नाम लिया कि भाई जीएसटी हम लागू करने वाले हैं, और उन्होंने भी वही डेट दी, दैट वाज 1 अप्रैल 2010, है ना। तैयारियां तो चली नहीं थी पहले से, 2000 से ही तैयारियां तो चली नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर अंदर हम जीएसटी को फुल फ्लेज्ड
लागू कर देंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। फिर एक्सपर्ट कमेटी की डेलिबरेशन शुरू हुई, है ना, एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग शुरू हुई कि भाई फाइनल ड्राफ्ट तैयार करो जल्दी से, क्योंकि मंत्री जी ने सदन में बोल दिया है, संसद में बोल दिया है कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू हो जाएगा, और 2006-7 की बजट स्पीच में बोल दिया, नहीं 2006 में बोल दिया। यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय कितना था एम्पावर्ड कमेटी के पास, ज्यादा से ज्यादा समय था 4 साल का, तो जल्दी जल्दी काम निपटाना था। डेलिबरेशन शुरू हुई, मीटिंग शुरू हुई, है ना। डिस्कशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्सपर्ट कमेटी ने मिलकर पहला डिस्कशन पेपर लाके दिया। पहला डिस्कशन पेपर मतलब पहला ड्राफ्ट कि ऐसा होना चाहिए जी जीएसटी का कानून। ये 2009 नवंबर में आया। अब सोचिए कि पहला ड्राफ्ट अगर नवंबर 2009 में आया है तो 2010 वाली डेडलाइन तो पक्का टूटेगी ही टूटेगी। 4 महीने में, 5 महीने में आप जीएसटी जैसा कानून लेकर नहीं आ सकते। कारण यह है, मैं आपके साथ डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, कि जीएसटी में न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना है, स्टेट्स को भी कानून बनाने हैं। तो 5 महीने के अंदर ये करके दिखाना थोड़ा मुश्किल काम था। तो अब सवाल ये आता है कि हम जो कह रहे हैं कि भाई सन 2000 में सरकार ने 10 साल आगे की डेट दी। 2006 में भी बहुत सारा काम जब हो चुका था तब भी सरकार ने 2010 की डेट दी, और 2006 में जब 10 की डेट दे दी तब भी इतने लंबे डिस्कशंस चले कि 2009 नवंबर आ गया, है ना। 3 डेट आपको ध्यान रहनी चाहिए मोटी मोटी, ईयर 2000, ईयर 2006-7 एंड ईयर 2009, दैट इज नवंबर 2009। नवंबर 2009 आते आते आपके पास एक रॉ ड्राफ्ट तैयार था, डिस्कशन पेपर तैयार था, लेकिन बाकी कानूनों की तरह जीएसटी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते जी, क्या समस्या है? समस्या ये थी साहब कि जीएसटी के अंदर जिन कानूनों को सरकार सम्मिलित करना चाह रही थी उसमें कुछ कानून ऐसे थे जो केंद्र सरकार बनाती है। जैसे मैन्युफैक्चर पर एक टैक्स लगता था, सेंट्रल एक्साइज, तो वो जो कानून था उसे बदलकर जीएसटी लगाना था। मतलब जिन गुड्स पर पहले सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था, अब उस पर जीएसटी लगा करेगी। ठीक है, तो सेंटर का ही तो कानून लाना है, ले आए। सेंटर ने ही तो बनाई है कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो कह रही थी जीएसटी आना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो कानून है इसे बदलकर जीएसटी ले आओ। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। एक कानून था सर्विस टैक्स, कि भाई अगर आप सर्विस रेंडर करते हैं तो सर्विस टैक्स देना है, इसको भी रिप्लेस करके जीएसटी लाना था, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा 1 नेशन 1 टैक्स। लेकिन ये केवल सेंटर के टैक्सेस को ही रिप्लेस करने वाला नहीं था, ये स्टेट के टैक्सेस को भी रिप्लेस करने वाला था। जैसे कि वैल्यू एडिड टैक्स, इसे हम सेल्स टैक्स भी कहते हैं, है ना। पहले इसे सेल टैक्स कहते थे, बाद में फिर इसको वैल्यू एडिड टैक्स कहने लगे। इसके अलावा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल आता था तो एक एंट्री टैक्स लगता था, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही वसूलती थी। फिल्म देखने जा रहे हैं, वाटर पार्क में जा रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं, सर्कस देखने जा रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती थी। उसकी जगह भी जीएसटी लेकर आना था। तो भाई इतने सारे राज्य, 28 राज्य तो हैं, है ना, उनको मनाना इस बात पर कि आप अपने वाला टैक्स खत्म करके हमारे वाला टैक्स लगाना शुरू कर दो, सोच रहे हो कितनी मुश्किल काम है ना। एक स्टेट में ममता दीदी का राज है, एक स्टेट में अरविंद केजरीवाल जी का राज है, एक स्टेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज है, एक स्टेट में मरांडी का राज है, एक स्टेट में किसी का राज है। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। अपने विपरीत विचार वाले लोगों को इस बात पर राजी करना कि जी आप हमारी बात मान लो, जो टैक्स हम बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हम तो लगा ही रहे हैं, आप भी लगा लो। आपको लग रहा है इतना आसान काम है ना भाई। जिस जिस स्टेट में वही सरकार है जिसकी सरकार केंद्र में है तो आसान काम है। लेकिन जिस स्टेट में उस पार्टी की सरकार नहीं है, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो उसे तो मनाना बहुत मुश्किल है ना।
विपक्षी तो आपको पता ही है हर चीज में नुक्स निकालते हैं, है ना। ममता दीदी कहेगी हमको चाहता नहीं है ना। उधर केजरीवाल जी कहेंगे हम इसके खिलाफ धरना करेंगे जी, ये बेकार का ड्रामा हो रहा है जी, है ना। तो बड़ा मुश्किल था कि सभी स्टेट्स को इस बात पर राजी कर लें कि भाई आप अपने टैक्सेस को छोड़कर हम जो टैक्स बता रहे हैं, हम जो टैक्स लगा रहे हैं वो लगा लो। मुश्किल काम था, इसीलिए इतनी लंबी लंबी डेडलाइंस दी जा रही थी, बट करना तो था। क्यों भाई, ऐसा क्या है, इतनी क्या मुसीबत आ गई है? लग तो रहे हैं टैक्सेस, चल तो रहा है काम, हो तो रहा है कलेक्शन, इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बता रहा हूं, सर्विस टैक्स ठीक से कलेक्ट हो रहा है, सेंटर को जा रहा है, एक्साइज ठीक से कलेक्ट हो रहा है, सेंटर को जा रहा है, सेल टैक्स ठीक से कलेक्ट हो रहा है, स्टेट्स को जा रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स ठीक से कलेक्ट हो रहा है, स्टेट को जा रहा है। प्रॉब्लम एक्चुअली इंटरनल नहीं है, प्रॉब्लम एक्सटर्नल है। विदेशों से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने नहीं आ रहे थे। क्यों? वो ये कहते थे हम ना इंडिया बिजनेस करने आना चाहते हैं, टैक्सेशन में पीएचडी करने नहीं आना चाहते। वेस्ट बंगाल में किसी और तरह का टैक्स है, तमिलनाडु में किसी और तरह का टैक्स है, उत्तर प्रदेश में किसी और तरह का टैक्स है। ये क्या तरीका है? सेंटर के टैक्स अलग है, स्टेट्स के टैक्स अलग है। सेंटर के टैक्स पढ़ो तो कुछ और समझ में आता है, स्टेट के टैक्स पढ़ो तो कुछ और समझ में आता है। नहीं जी नहीं, हमको नहीं करना है, हमको माफ करो, हमको आपके यहां इन्वेस्ट नहीं करना है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी, इतने सारे टैक्सेस को सबस्यूम करके एक टैक्स बनाने की प्रॉब्लम थी, यानी वन नेशन वन टैक्स। ये जितना सुनने में सरल लग रहा है उतना करने में सरल नहीं है। मेरे ख्याल से अब तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है जी। वन नेशन वन टैक्स इसलिए मुश्किल है इंडिया में क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप कैसा है? फेडरल नेचर का है। फेडरल नेचर का है मतलब यहां डुअल पॉलिटी है, दो सरकारें एक साथ काम करती हैं, केंद्र की और राज्य की, है ना। आप देखते हैं जिस भी राज्य से आप होंगे, आप देखते होंगे वहां एक राज्य सरकार काम करती है और सेंटर में एक, यूनियन में एक केंद्र सरकार काम करती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये पहले ही समझ लिया था कि अगर दो सरकारें एक साथ चलेंगी जो कि एक दूसरे की सीनियर सबऑर्डिनेट नहीं है, एक दूसरे की कलीग है, बराबर बराबर की सरकारें हैं, तो कल को उनमें झगड़ा होगा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि मैन्युफैक्चर पे टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी अच्छा वाह जी वाह, तुम में बड़े सुर खाब के पर लगे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो मतलब सारे टैक्स तुम ही इकट्ठा कर लोगे, हम इकट्ठा करेंगे। पता लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा इनकम टैक्स हम इकट्ठा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, इनकम टैक्स हम इकट्ठा करेंगे। भाई आदमी इनकम करता है हमारे स्टेट में और टैक्स दे दे सेंटर को, ये क्या बात हुई? हम इकट्ठा करेंगे। और स्टेट ने 50% इनकम टैक्स लगा दिया, सेंटर ने भी 50% इनकम टैक्स लगा दिया। मतलब अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 50 रुपए दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50 रुपए दे दो स्टेट गवर्नमेंट को, और खुद चले जाओ खाना खाने के लिए गुरुद्वारे में, भंडारे में, लंगर में, है ना। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पहले ही इस बात का अंदाजा था कि भाई ये प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, एक सूची बनाई, एक लिस्ट बनाई, किस चीज की? कामों की लिस्ट बनाई और उसको नाम दिया शेड्यूल 7। इसके 3 हिस्से किए गए। पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं लिस्ट 1, यूनियन लिस्ट भी कहते हैं इसको, इसमें वो काम डाले जो काम केंद्र सरकार को करने थे, या अगर हम इसे नैरो डाउन करके टैक्सेस पर ले आए तो हम कह सकते हैं कि इस लिस्ट में वो टैक्सेस लिखे गए जो केंद्र को कलेक्ट करने थे, यानी सेंटर को कलेक्ट करने थे, जिसके बारे में अभी अभी हमने चर्चा भी करी। सेंट्रल एक्साइज यानी कि मैन्युफैक्चर पर लगने वाला टैक्स, सर्विस टैक्स यानी कि सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स। ये टैक्स केवल केंद्र ही लगा सकता है, यूनियन ही लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इन टैक्सेस को नहीं लगा सकती। ये लिस्ट 1 में साफ लिखा है। उधर लिस्ट 2 बनाई गई जिसमें वो टैक्सेस लिखे गए
जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, जैसे कि वैल्यू एडिड टैक्स या जिसे हम सेल टैक्स कहते हैं, एंट्री टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स। और ये टैक्सेस पार्लियामेंट यानी कि यूनियन या सेंटर कलेक्ट नहीं कर सकती, ना लगा सकती। तो दोनों के टैक्सेस बांट दिए, दोनों के टैक्सेस अलग अलग कर दिए। और जीएसटी क्या कहता है, हाँ ये भी चलो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई लिस्ट 3 क्या कहती है। लिस्ट 3 जो है उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें वो मैटर है जिन पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं। इसमें टैक्सेस वगैरह नहीं है, इसमें केवल वेलफेयर के कंसेप्ट है, हेल्थ, एजुकेशन, लेबर वेलफेयर, ऐसी ऐसी चीजें। इसमें कोई लड़ाई वाली आइटम ही नहीं है, कमाई वाला आइटम नहीं है, इसलिए लड़ाई वाला आइटम भी नहीं है। वेलफेयर के आइटम है इसमें, केवल सोशल वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, ये वेलफेयर वो वेलफेयर, ठीक है जी। तो इसलिए इसमें लड़ाई का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तीसरी वाली जो लिस्ट है उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसका अभी कोई चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये साफ हो गया होगा कि जब हमारे देश का संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने, जिनमें एक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, के.एन. मुंशी थे, उन्होंने ये कहा कि भाई आगे चल के केंद्र और राज्यों में टकराव ना हो, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट बना दी है, क्या क्या काम केंद्र को करने हैं, क्या क्या काम स्टेट को करने हैं। जो काम स्टेट को करने के लिए लिखे गए हैं केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो काम केंद्र को करने के लिए लिखे हैं राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, और आराम से काम चलता रहेगा। अब जीएसटी में समस्या क्या थी, हम इस शेड्यूल 7 को फिर आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जीएसटी के साथ प्रॉब्लम क्या है। जीएसटी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को पैरेलल नहीं हो रहा है उससे, है ना, उसके साथ उसकी गति नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई स्टेट जो है वो वैल्यू एडिड टैक्स लगाना छोड़ दे, एंट्री टैक्स लगाना छोड़ दे, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाना छोड़ दे, और इनकी जगह क्या लगाना शुरू कर दे, जीएसटी। क्या लगाना शुरू कर दे, जीएसटी। ठीक है जी। और ये जीएसटी का कानून कौन बना रहा है, जीएसटी का कानून बना रहा है पार्लियामेंट। अरे भाई, वैल्यू एडिड टैक्स कलेक्ट करना तो स्टेट की जिम्मेदारी है, वैल्यू एडिड टैक्स कलेक्ट करने के लिए कानून बनाना तो स्टेट का काम है। सेंटर कैसे इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? हाँ, यही बात। स्टेट कह रहा है ठीक है जी, हमने मान लिया आपकी बात कि हम वैल्यू एडिड टैक्स लगाना बंद कर देते हैं, है ना, लेकिन पार्लियामेंट या स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, राज्य की जो विधानसभा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर थोड़ी है। सबसे ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रपति हो, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है भारत का संविधान। और भारत का संविधान स्पष्ट मना कर रहा है वैल्यू एडिड टैक्स का कानून केंद्र नहीं बना सकती। सेंट्रल एक्साइज लॉ कलेक्ट करने का कानून स्टेट नहीं बनाएगा, सेंटर बनाएगा। तो ऐसा कानून तो बनाया ही नहीं जा सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या कॉन्स्टिट्यूशन की लाइंस पे ना हो। यह है समस्या। इस समस्या का निदान क्या है? सोचो। इस समस्या का निदान है संविधान में संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये जो लिस्ट है इनमें हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू एडिड टैक्स है इसे लिस्ट 2 से बाहर करना पड़ेगा, एंट्री टैक्स को लिस्ट 2 से बाहर करना पड़ेगा, सेंट्रल एक्साइज को लिस्ट 1 से बाहर करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है ना आपको? सिंपल सी बात है, एक नया टैक्स लगना है जिसमें ये सारे टैक्स शामिल हो जाएंगे, स्टेट के भी और सेंटर के भी। ठीक है, लेकिन संविधान क्या कह रहा है? ऐसा कानून बनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ टैक्सेस सेंटर कलेक्ट करेगी और कुछ टैक्सेस स्टेट्स कलेक्ट करेंगे। इसलिए यह तय किया गया कि भाई सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए, भारत के संविधान में संशोधन करना जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में जिस तरह की प्रोविजंस हैं वो जीएसटी के कानून को लाने से रोक रही हैं। तो कहां कहां अमेंडमेंट की जरूरत है, इसके बारे में हमें जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो
हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे बच्चों एक्ट में सेक्शन आपने पढ़े हैं फाउंडेशन में, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन की जगह होते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 245 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि जीएसटी के रास्ते में रोड़ा बन के खड़ा हो गया, रोड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा राक्षस बन के खड़ा हो गया। कहता है पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, संसद को यह अधिकार है कि वो पूरे इंडिया के लिए कानून बना सकती है, और किसी स्टेट की विधानसभा को ये अधिकार है कि वो उस स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत यहां ऐसे होगी सर कि अगर मान लीजिए कि मेरे स्टेट ने कोई सेल की, मतलब मैंने यूपी से कोई सेल की मध्य प्रदेश को, तो फिर यूपी वाला टैक्स कलेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना? क्योंकि यूपी वाला मध्य प्रदेश से टैक्स कैसे कलेक्ट करेगा? और यहां पर ये क्या कह रहा है? यहां पर ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, वो जो भी कानून बनाएगी वो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर ही चलेगा, यूपी के अंदर अंदर ही चलेगा। और माल कहां सेल हो रहा है? माल तो मध्य प्रदेश में सेल हो रहा है। तो यहां एक प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, बिल्कुल आएगी। दूसरी बात है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ये कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार लिस्ट 1 में लिखे हुए जो मामले हैं, लिस्ट 1 में वर्णित जो आइटम्स हैं, उन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। मतलब पार्लियामेंट केवल उन्हीं चीजों के लिए लॉ बना सकती है जो लिस्ट 1 में लिखे हैं। यानी कि पार्लियामेंट सेल टैक्स से रिलेटेड कानून नहीं बना सकती, और जीएसटी में तो सेल टैक्स को भी शामिल करना है, एंट्री टैक्स को भी शामिल करना है, एंटरटेनमेंट टैक्स को भी शामिल करना है। और स्टेट के साथ समस्या क्या है कि स्टेट की जो विधानसभा है वो केवल और केवल किसके लिए लॉ बना सकती है? उन आइटम्स के लिए स्टेट की विधानसभा लॉ बनाएगी जो कि लिस्ट 2 में लिखे हैं। यानी कि जो आइटम लिस्ट 1 में लिखे हैं उनके लिए स्टेट की विधानसभा कानून नहीं बना सकती, और जो आइटम लिस्ट 2 में लिखे हैं उनके लिए जो देश की पार्लियामेंट है वो लॉ नहीं बना सकती। ये समस्या अब आपके सामने आकर खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आ गई है ना। हालांकि बात शायद आप समझ चुके होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो पीछे की बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए, है ना। अच्छा मैंने किया ना। सुनो, ये कह रहा है जी, एक टैक्स है जो कि गुड्स के मैन्युफैक्चर पर लगता है, ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रल एक्साइज। एक टैक्स है जो कि सर्विसेज पर लगता है, आपने पे भी किया होगा, ट्यूशन की फीस भरते हैं तो सर्विस टैक्स लगता है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो सर्विस टैक्स लगता है। अब नहीं लगता, 2017 से पहले लगता था, है ना। अच्छा, मान लीजिए गुड्स की खरीद कर रहे हैं आप, तो वैल्यू एडिड टैक्स या वैट लगता है, ठीक है। सिनेमा देखने जा रहे हैं तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। अब वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी क्या कह रही है? वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी ये कह रही है कि साहब इतने सारे टैक्सेस अगर आप लगाओगे और हर स्टेट अपना अपना अलग अलग टैक्स लगाएगा तो विदेशी इन्वेस्टर नहीं आएगा आपके पास, ये समझ लो बात। तो ये तय हुआ, एक काम करो भाई, सेंट्रल एक्साइज को खत्म करके जीएसटी बना दो, सर्विस टैक्स को खत्म करके जीएसटी बना दो, वैल्यू एडिड टैक्स को खत्म करके जीएसटी बना दो, एंटरटेनमेंट टैक्स को खत्म करके जीएसटी बना दो, सब बना दो क्या? जीएसटी। ठीक है जी। जीएसटी का कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट तो केवल इन्हीं दोनों चीजों के रिलेशन में टैक्स लगा सकता है, इन दोनों के चीजों के बारे में तो वो टैक्स नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें कहां हैं? ये दोनों चीजें तो लिस्ट 2 में है। इन पर कानून कौन बना सकता है? इन पर तो कानून
केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको लिस्ट 2 को चेंज करना पड़ेगा, लिस्ट 2 को अल्टर करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। और कुछ कुछ हमें लिस्ट 1 को भी अल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैन्युफैक्चर पे स्टेट को भी टैक्स मिलेगा, सर्विस पे स्टेट को भी टैक्स मिलेगा, है ना भाई। स्टेट अपने ये दो टैक्स छोड़ेगा, है ना, कि अच्छा ठीक है केंद्र जो है लगा ले, तो ये भी तो कहेगा कि मैन्युफैक्चर और सर्विस में हमें हिस्सा दो, है ना। तो इसलिए ये तय किया गया, ठीक है जी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कीजिए। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का नंबर आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट कर लेगी, है ना। पार्लियामेंट के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वहां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या अमेंडमेंट किया है ये समझिए। ये कह रहा है एक नया आर्टिकल आया 246 कैपिटल ए सब क्लॉज 2, 1 भी आया, उसको मैं थोड़े बाद में डिस्कस करूंगा। ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास आज से एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव मतलब ये पावर किसी और को नहीं है, मतलब कम से कम स्टेट को तो नहीं है। क्या करने की, कि वो कानून बनाए। किस पर, जब कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस या दोनों किस तरीके से सेल हो रही हो, इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अब सारे के सारे सिस्टम को बदल रहे हैं हम, ओवरहॉलिंग कर रहे हैं सिस्टम की। अब हम ये नहीं कर रहे कि भाई गुड्स की अगर सर्विस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, मैन्युफैक्चर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, सेल है तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। ऐसे नहीं कर रहे अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए गुड्स मैन्युफैक्चर होकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। यूपी में मैन्युफैक्चर हुए और सेल हो रहे हैं बिहार में, है ना। यूपी में मैन्युफैक्चर हुए, सेल हो रहे हैं बिहार में, बिहार में मैन्युफैक्चर हुए, सेल हो रहे हैं दिल्ली में, यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड। अगर इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है तो फिर उस पर टैक्स लगाने की एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को है। जब कोई चीज, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है तो जीएसटी लगेगा, लेकिन लगाएगा कौन, पार्लियामेंट। ठीक है जी। और फिर कह रहा है कि अगर विद इन द स्टेट सेल हो रही होगी, मतलब गुड्स या सर्विस टैक्स, ठीक है ना, ये एक ही स्टेट में पैदा होकर एक ही स्टेट में सेल हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट भी उस पर टैक्स लगाएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स लगाएगी। बात समझ में आई? नहीं आ रही है तो अभी आ जाएगी, मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। और तीसरा एक और आर्टिकल बनाया गया, क्या, कि जो पिछले वाले आर्टिकल आपने पढ़े हैं 246, 245, 254, है ना, उनको ये वाला जो आर्टिकल है ये ओवरराइड करता है। ओवरराइड करता है मतलब 246 में जो कुछ लिखा है वो आज से रद्द, आज से खत्म। जो आर्टिकल रोक रहा था ना सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के मामलों में टैक्स लगाने पर, उस वाले आर्टिकल को पार्लियामेंट ने कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से रद्द, खारिज। उन्होंने कहा नहीं, अगर 246 और 254 कोई ऐसी बात करते हैं जो 246 कैपिटल ए के अगेंस्ट है, तो जीतेगा कौन, 246 ए। आर्टिकल 246 ए की बात मानी जाएगी। देखिए ये कह रहा है आर्टिकल 246 ए क्या कह रहा है, आर्टिकल 246 ए कह रहा है कि यह है यूपी का नक्शा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि थ्योरी में वो बात समझना उतना आसान नहीं होता है जितना कि एग्जाम्पल से बात समझना आसान हो जाता है। ये कह रहा है जी ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, और यहां पर कोई चीज बनी, लेट अस से कि वो यहां गाजियाबाद में बनी, मान लो कि यहां गाजियाबाद में बनी, ठीक है जी, और बिक्री उसकी कहां हुई, बिक्री उसकी हुई यहां मिर्जापुर में, ठीक है, यानी कि गुड्स बने कहां, यूपी में, सेल कहां हो रहे हैं, यूपी में, ठीक है, बने कहां, यूपी में, सेल कहां हुए, यूपी में, सर्विस देने वाला कहां है, यूपी में, सर्विस लेने वाला कहां है, यूपी में, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यानी कंजम्पशन पॉइंट दोनों कहां है, एक ही स्टेट में है। इस तरह के ट्रेड को, इस तरह के बिजनेस को हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स।
हम इसे क्या कहते हैं? इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स है तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों इस पर टैक्स लगाएंगे। मतलब ये कि अगर सेल इस तरह की है या सर्विस इस तरह की है कि सेल करने वाला और परचेज करने वाला दोनों एक ही स्टेट में है, तो पार्लियामेंट यानी सेंटर भी टैक्स लगाएगी इस पर और स्टेट भी टैक्स लगाएगी इस पर। ठीक है जी, दोनों लोग टैक्स लगाएंगे, सेंटर भी और स्टेट भी। पहले क्या होता था कि क्योंकि मामला एक ही स्टेट का है तो इस पर जो भी टैक्स लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट ही लगा सकती है। ठीक है ना। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। क्या कि भाई गुड्स अगर एक स्टेट से एक ही स्टेट में जा रहे हैं, उसी स्टेट में जा रहे हैं, तो फिर सेंटर भी उस पर टैक्स लगाएगा और स्टेट भी उस पर टैक्स लगाएगा। सर ये डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा? नहीं, ये डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे डबल टैक्सेशन नहीं होगा। कुल मिलाकर हमने आर्टिकल इस तरह से बदल दिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बदल दिया कि भाई अब लिस्ट 1 लिस्ट 2 की बात मत करो। अब क्या देखो कि इंटर स्टेट ट्रेड है कि इंट्रा स्टेट ट्रेड है। ये जो हम देख रहे हैं कैसा ट्रेड है? इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट। कैसा ट्रेड है? विद इन द स्टेट यानी इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, और इस पर दोनों सेंटर और स्टेट दोनों ही टैक्स लगाएंगे। अब 246A आगे क्या कह रहा है जी? मान लीजिए गुड्स मैन्युफैक्चर हुए राजस्थान में, ठीक है, और ट्रैवल होकर गए कहां पर? यूपी में। स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? राजस्थान में। और कंजम्पशन पॉइंट कहां है? उत्तर प्रदेश में। यानी शुरू हुई गुड्स शुरू में कहां थे? राजस्थान में। सेलर कहां है? राजस्थान में। और बायर कहां है? यूपी में। तो ये विद इन द स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट? ये आउटसाइड द स्टेट है। इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है इंटर स्टेट। इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब आउटसाइड। इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब आउटसाइड। तो जब इंटर स्टेट ट्रेड होगा तो इस पर केवल एक टैक्स लगेगा, और वो टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट लगाएगी। ठीक है जी। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहते हैं हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जो मैंने पहले बात पेंडिंग छोड़ दी थी डबल टैक्सेशन वाली, तो मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन हुई, गुड्स राजस्थान से यूपी में गए और इस पर जो टैक्स है वो 18% है। मान लीजिए इस पर टैक्स कितना है? 18% है। मान लो अगर कहीं ये इंट्रा स्टेट टैक्स होता, अगर कहीं ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती, विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन होती, है ना। मैं एक बार पिछली स्लाइड पर दोबारा चला जाता हूं। ये रहा, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन थी, तो क्या मैंने क्या कहा? अगर आईजीएसटी लगता तो कितना परसेंट लगता? 18%। अगर ये इंट्रा स्टेट होता तो 9% सेंटर का टैक्स लगता और 9% स्टेट का टैक्स लगता, यानी टोटल तो फिर भी वही रहता 18%, है ना जी। टोटल तो फिर भी 18% ही रहता। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये नहीं देखना कि मैन्युफैक्चर का टैक्स है कि सर्विस का टैक्स है कि सेल का टैक्स है कि एंटरटेनमेंट का, नहीं। अब हमें क्या देखना है? बायर और सेलर एक ही स्टेट में है तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों का टैक्स लगेगा आधा आधा। और बायर एक स्टेट में है, सेलर दूसरे स्टेट में है, तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी, है ना। और वो होगा फुल टोटल, आधे आधे का टोटल, मतलब 9%, 9% का टोटल कितना हो गया जी? 18%। बायर सेलर अलग अलग स्टेट में है तो इंटर स्टेट ट्रेड, और इंटर स्टेट ट्रेड पर लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर दोनों एक ही स्टेट में है तो लगेगा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, सेंटर का भी टैक्स लगेगा और स्टेट का भी टैक्स लगेगा। इसी बात को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है जी। मान लेते हैं मैं कह रहा हूं कि सेलर और बायर की लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं। आप बताइए कि टैक्स कितना लगेगा और कौन सा लगेगा। अगर टोटल जो रेट है, कुल जो रेट है,
वो मान लेते हैं कि 10% है। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। कंसेप्ट में अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, बताइए आपको। अब जरा थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। ये कह रहा है जी सेलर जो है वो बिहार में है और बायर कहां पर है? बायर उड़ीसा में है। ठीक है, बायर कहां पर है? उड़ीसा में। पहले मुझे बताइए कि ये इंटर स्टेट ट्रेड है कि इंट्रा स्टेट ट्रेड है? ये इंटर स्टेट ट्रेड है। तो इस पर एक टैक्स लगना चाहिए पार्लियामेंट वाला या दो टैक्स लगनी चाहिए? सर इस पर एक टैक्स लगना चाहिए। कौन से वाला? पार्लियामेंट वाला, जिसे हम कहते हैं आईजीएसटी। और रेट क्या रहना चाहिए जी? सर रेट रहना चाहिए 10%। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए कि सेलर है बिहार में और बायर है वेस्ट बंगाल में। तो अब ये इंटर स्टेट ट्रेड हुआ कि इंट्रा स्टेट ट्रेड हुआ? जी ये इंटर स्टेट ट्रेड हुआ, क्योंकि अलग अलग स्टेट है। कौन सा टैक्स लगना चाहिए? सर आईजीएसटी लगना चाहिए, पार्लियामेंट वाला 246 कैपिटल ए आर्टिकल जो कह रहा है। कितना टैक्स लगना चाहिए? सर 10% लगना चाहिए। बहुत सुंदर, समझ में आ गई होगी बात आपको। अब ये कह रहा है जी सेलर है वेस्ट बंगाल में, बायर है वेस्ट बंगाल में, तो कैसा टैक्स बना? इंटरस्टेट के इंट्रास्टेट? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। जहां इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन आएगी वहां दो टैक्स लगेंगे, एक सेंटर का जीएसटी और दूसरा स्टेट का जीएसटी। टोटल टैक्स कितना है? 10%। तो सेंटर को कितना मिलना चाहिए? 5%। और स्टेट को कितना मिलना चाहिए? 5%। ठीक है जी। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है, चीजें बिल्कुल क्लियर है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ना चाहिए हमको। 246 कैपिटल ए क्लियर हो गया। 246 कैपिटल ए कहता है कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रेड है, विद इन द स्टेट ट्रेड है, तो दो टैक्स लगेंगे, पार्लियामेंट का भी टैक्स लगेगा, स्टेट का भी टैक्स लगेगा। और अगर इंटर स्टेट ट्रेड है तो आईजीएसटी यानी एक ही टैक्स लगेगा, जो कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ टैक्स होगा। इसमें से एक हिस्सा स्टेट को पार्लियामेंट यानी सेंटर बाद में दे देगी। ठीक है जी। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो होना था। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना था। इसके लिए एक बिल 2014 में लोकसभा से पास हुआ, 6 मई 2015 को। अब आप सोचो 2000 में, ईयर 2000 में बात शुरू हुई और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने में 2014 आ गया, बल्कि 2015 आ गया, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, है ना। उस समय देखो सरल किस लिए हो गया, आसान किस लिए हो गया? क्योंकि लोकसभा में एक पार्टी का बहुमत था और बहुत सारे स्टेट्स में भी एक ही पार्टी की सरकार थी, तो मनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। पहले बहुत अलग अलग स्टेट्स की सरकार, पार्टियों की सरकार थी, मनाने में दिक्कत होती थी। और राज्यसभा में भी 2016 में कानून पास हो गया। अब देखो स्पीड, है ना, ये आजकल जो जिस पार्टी की सरकार है उसमें एक टर्म चलता है डबल इंजन की सरकार, है ना। तो डबल इंजन की सरकार क्या है भाई? डबल इंजन की सरकार ये होती है कि एक गाड़ी में दो इंजन लगा दे तो गाड़ी तेजी से भागेगी। जो मामला ईयर 2000 से अटका हुआ था, अब वो 2014 में अमेंडमेंट टेबल हो गया, 2015 में एक सदन से पास हो गया लोकसभा से, 2016 में दूसरे सदन से पास हो गया। ठीक है, दोनों सदनों से पास हो गया, अमेंडमेंट आ गया और फिर वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास साइन के लिए पहुंच गया। 8 सितंबर 2016 को प्रणब मुखर्जी साहब ने, माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने इसको अडॉप्ट कर दिया और सारे के सारे प्रोविजंस जो है वो 16 सितंबर 2016, 14 में पुटअप हुआ, 16 में, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर सारा काम फिनिश। चलो भाई फटाफट फटाफट। फेवरेबल कंडीशंस बन गई थी अमेंडमेंट के लिए, इसलिए ऐसा हो पाया, है ना।
मैं ये नहीं कह रहा पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, पहले की सरकारों ने काम नहीं किया होता तो इतनी तेजी से काम ही नहीं होता। काम तो 2000 से चल ही रहा था लगातार, बट उसका फ्रूट जो है वो 2014 के बाद बहुत तेजी से दिखाई देने लगा, है ना। फाइनली क्योंकि सेंटर को भी टैक्स लगाना है, स्टेट को भी टैक्स लगाना है ना। तो पहले जब 2016 में प्रणब मुखर्जी साहब ने अप्रूव किया तो 4 एक्ट बनाए गए, है ना। वो तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया जिसमें आर्टिकल 246 कैपिटल ए भी शामिल था। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है तो पार्लियामेंट अपना कानून बना सकता है उन ट्रांजैक्शंस पे भी जो स्टेट में हो रही हैं। तो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, एक बनाया आईजीएसटी बिल 2017, और हिंदुस्तान में केंद्र और राज्यों के अलावा एक तीसरी चीज भी है, उसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास ही है, पार्लियामेंट ही उसको चलाता है। यूनियन टेरिटरीज की अपनी विधानसभा नहीं होती कि यूनियन टेरिटरी अपने लिए कानून बना ले। इंडिया में केवल 2 ही यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, एक है दिल्ली और एक है पांडिचेरी। अंडमान निकोबार में कोई विधानसभा नहीं है, लक्षद्वीप में कोई विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़ में कोई विधानसभा नहीं है, दादर और नगर हवेली में कोई विधानसभा नहीं है, दमन और दीव में कोई विधानसभा नहीं है। तो जहां जहां विधानसभा नहीं है वहां के लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। तो बना दिया उन्होंने। दिल्ली और पांडिचेरी जीएसटी के हिसाब से, और कहीं के हिसाब से नहीं, सिर्फ जीएसटी के हिसाब से स्टेट माने गए हैं, ठीक है जी। और एक कानून बनाया गया जिसे कहा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल 2017, क्योंकि स्टेट्स की ये मांग थी बहुत पहले से कि अगर हम जीएसटी अपने यहां इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा टैक्स कलेक्शन घटेगा। तो केंद्र सरकार ने कहा कोई बात नहीं, जितना तुम्हारा टैक्स कलेक्शन घटेगा उसका नुकसान, उसका हर्जाना हम देंगे। तो ये 4 कानून पार्लियामेंट ने बनाए। अब गेंद पहुंच गई स्टेट्स के पाले में। अब स्टेट्स को भी अपने अपने कानून बनाने थे, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है तो पार्लियामेंट भी टैक्स कलेक्ट करेगा और स्टेट भी कलेक्ट करेगा। पार्लियामेंट ने तो अपना कानून बना दिया, अब स्टेट्स को कहा भाई तुम भी अपना अपना कानून बनाओ, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले कानून बनाने वालों में कौन थे? राजस्थान, है ना, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, गोवा, तेलंगाना। ध्यान से देखेंगे तो ये सारे वो स्टेट्स हैं जिसमें या तो बीजेपी की सरकार थी या बीजेपी की समर्थित सरकार थी। जैसे कि पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही थी, बिहार में जो है नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही थी। आसान होता है, जहां जहां आपकी सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार है, वहां वहां के स्टेट्स को मनाना थोड़ा आसान होता है ना। दोस्तों को मनाना आसान होता है, दुश्मनों को मनाना मुश्किल होता है, सीधी सी बात है। लेकिन ये जो फ्रूट्स हम 2017 में खा रहे हैं, इसके बीज 2000 में ही पड़ गए थे। और कांग्रेस के टाइम में भी बहुत काम जीएसटी पर हुआ है, तभी यहां तक हम आज पहुंच पाए हैं। तो पार्लियामेंट ने तो अपना कानून बना दिया, अब स्टेट को कहा भाई तुम भी अपने अपने कानून बना लो। तो स्टेट्स ने भी अपने अपने कानून बना लिए। राजस्थान स्टेट जीएसटी, बिहार स्टेट जीएसटी, छत्तीसगढ़ स्टेट जीएसटी, है ना। इस तरह से करके सबने अपने अपने, अगर आप पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है वैसे स्टेट के जीएसटी पढ़ने की, फिर भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो प्रोविजंस हैं वो वैसे ही हैं जैसे आईजीएसटी के। और सारे स्टेट्स का कानून लगभग लगभग एक सा ही है, कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है जी। फाइनली ये तय किया गया कि 1 जुलाई 2017 जो है उस दिन हम पूरे देश में जीएसटी का कानून लागू कर देंगे। कोई एक डेट तो तय करनी थी। और ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, है ना, एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो यह तय किया गया कि रात को 12 बजे 30 जून को रात को 12 बजे दोनों सदनों का, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का, लोकसभा का और राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुलाया जाए। संयुक्त सत्र मतलब
दोनों के मेंबर्स को इकट्ठा बुलाया जाए सेंट्रल हॉल में, है ना। ये सेंट्रल हॉल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक है जी, जिसमें कि ये तय हो कि भाई आज से पूरे देश में जीएसटी रोल आउट हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 वो डेट है जिस दिन की जीएसटी इंडिया में रोल आउट हुआ, यानी इंडिया में लागू हुआ। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर ने 1 जुलाई 2017 को अपना स्टेट का जीएसटी कानून पास नहीं किया था, उन्होंने लेट पास किया, पर उन्होंने भी 2017 में इस कानून को मान लिया था। अब मैं अगर मोटा मोटा देखूं, है ना, अगर मैं स्टेजेस देखूं कब क्या हुआ कब क्या हुआ कब क्या हुआ, तो मैं जीएसटी की टाइमलाइन ड्रॉ कर सकता हूं। इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, ठीक है। ईयर 2000 में मैंने आपको बताया एक एम्पावर्ड कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर ने गठित की थी। 2006 के मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये मोटी मोटी जो तारीखें हैं ये हमेशा ध्यान में रखना। ईयर 2000 ध्यान में रखना, ईयर 2006 ध्यान में रखना। 2006-07 की बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर, द देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि भाई हम 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू कर देंगे। 2014 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो पार्लियामेंट में टेबल हुआ और लोकसभा से पास हुआ 2016 अगस्त में, और फिर राज्यसभा से भी पास हुआ अगस्त 2016 में। मतलब फिर वो फाइनली अमेंडमेंट एक्ट बन गया। आप यहां देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का 122वां अमेंडमेंट बिल है ना। जब एक्सेप्ट हो गया तो एक्ट बन गया, 101 अमेंडमेंट एक्ट। पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, हम अगली क्लास में जीएसटी काउंसिल के बारे में भी बताएंगे कि ये क्या है ना। तो पहली काउंसिल की मीटिंग हुई 1 सितंबर 2016 को। मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने कहा कि भाई 4 कानून बनाने जरूरी हैं केंद्र को, और बाकी अलग अलग स्टेट को भी अपने अपने कानून बनाने की आवश्यकता है। अप्रैल 2017 में मैंने अभी आपको बताया कि ये चारों एक्ट पार्लियामेंट से पास हो गए थे। जीएसटी काउंसिल ने रूल्स को रिकमेंड किया और रूल्स बन गए, लेकिन छोड़कर जीएंडके को बाकी सभी स्टेट्स ने 30 जून 2017 तक अपने अपने, है ना, अप्रैल 2017 में पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और 30 जून 2017 को स्टेट्स ने अपने अपने कानून बना दिए, और 1 जुलाई 2017 को जेएंडके में तब तक कानून नहीं पास हुआ था। जेएंडके में जो कानून पास हुआ वो हुआ 8 जुलाई 2017 को, ठीक है। और फिर तो आपको पता ही है, अब तो प्रेजेंट आ ही गया है ना। अब तो आज का दिन आ गया है, और आज का दिन ये है। तो देखिए 2000 से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं 2022 में, तो 22 साल का सफर हमने पिछले करीब 50 मिनट में सफर इसको तय किया, है ना। बड़ा ही मतलब रोचक सफर है। जीएसटी के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, ये तो 50 मिनट तो बहुत कम है ना। 22 साल का सफर 50 मिनट में सफर करना बड़ा मुश्किल है ना। मैं तो जब भी जीएसटी के कानून के बारे में बात करता हूं तो मुझे बड़ा रोमांच होता है, बड़ा मजा आता है ना। लेकिन अभी आपको आपके साथ इस बात को डिस्कस करने में टाइम रेस्ट्रिक्शन भी है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता हम 40 क्लास तक यही बात डिस्कस करते रहे। तो जो आपके लिए रेलिवेंट था, आपके पेपर के लिए रेलिवेंट था, आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट था, यहां तक हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को और अच्छी तरीके से बारीकी से समझेंगे, प्लस जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या है, कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। तब तक के लिए आप इस वाली वीडियो को दोबारा से देखिए, और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं और उनके क्या जवाब होने चाहिए वो आपको वर्कबुक में मिल जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप भी भेजे जा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको भेज सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।